तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। बहुत सारे आप लोगों के मेल आए, तो पूरी क्राइम तक फैमिली को सबसे पहले बधाई, क्योंकि आपका परिवार 9 मिलियन का हो गया। 90 लाख कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पहुँच रहा है। ये वैसे आप लोगों की मोहब्बत है, प्यार है, और बस आप लोगों का प्यार इसी तरीके से बना रहे, यही दुआ है। और आप लोग हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, बड़ों की इज्जत करें, छोटों से प्यार करें, और सब कुछ अच्छा हो दुनिया में, बस यही दुआ है। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। बचपन से हम लोग सुनते आए कि माँ और माँ की ममता अनमोल है, बल्कि हमारे यहाँ तो कहते हैं कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। और ये बात सच है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चों के लिए जो कुछ करती है, जिस तरीके की कुर्बानी देती है, खुद भूखे रहकर अपने वाला अपने बच्चों को देती है। बच्चा ज़रा सा बीमार पड़ जाए, पूरी पूरी रात सोती नहीं है, वो सब हम लोग आंखों से देखते हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही माँ की है, एक ऐसी माँ की जिसे जब जो कहना चाहती थी पूरी दुनिया मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन वो माँ थी और माँ की ममता, उसे यकीन था कि दुनिया एक तरफ, लेकिन उसकी ममता झूठी नहीं हो सकती, और आखिर में वो माँ जीतती है। कहानी दिल को कचोटने वाली है। कहानी अमेरिका की है, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया की। पेंसिल्वेनिया में एक शहर है फिलाडेल्फिया सिटी। इसी फिलाडेल्फिया की ये कहानी है। बात 1997 की है। इसी फिलाडेल्फिया सिटी में एक फैमिली रहा करती थी। लस गोएस, उम्र करीब 26 साल, और लस की शादी हुई थी पेड्रोवेरा से। तो लस और पेड्रोवेरा, इन दोनों की शादी हुई। शादी के बाद अगले 10 साल तक गृहस्थी बहुत अच्छी चली। दोनों खुश थे, खुशहाल थे। जो पेड्रोवेरा थे, इनकी मैकेनिक की एक शॉप थी, बेहतरीन मैकेनिक थे, और आमदनी भी अच्छी थी। तो एक घर इन्होंने लिया था, 2 मंजिला। उसी 2 मंजिला घर में ये पति पत्नी रहते, और धीरे धीरे फिर इनको 2 बच्चे हुए, दोनों बेटे। तो घर गुलजार भी हो गया 2 बेटों से। लेकिन लस को एक बेटी भी चाहिए थी, और उसकी ख्वाहिश थी कि घर में एक बेटी भी हो तो फिर परिवार पूरा हो जाएगा। इत्तेफाक से ऊपर वाले ने सुन ली। 15 दिसंबर, बल्कि 15 कह रहा हूँ, 5 दिसंबर 1997 को लस के घर में एक बेटी पैदा हुई। 5 दिसंबर 1997। 2 बेटे थे। दोनों बेटों की अब उम्र हो गई थी करीब, एक 5 साल, एक 7 साल। और अब उसके बाद लंबी मिन्नतों और दुआओं के बाद लस को एक बेटी हुई। उन्होंने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम रखा डेलिमार वेरा। डेलिमार वेरा जब पैदा हुई, उसी वक्त उसकी आंखें, उसके गाल, उसके नैन नक्श बहुत खूबसूरत थे। लस को लगा कि उसे ऐसी ही बेटी चाहिए थी। अच्छा, लस के जो दोनों बेटे थे, उनके दोनों बेटों के गालों पे एक जैसे डिंपल पड़ती थी। तो जब ये बेटी हुई तो उसी वक्त उसे लगा कि इसको भी कुछ इसी तरह से डिंपल आएंगे। अब लस भी खुश, लस को खुश देखकर उसका पति वेरा भी खुश। करीब 10 दिन बीत गए। 10 दिन के बाद अब माँ बिल्कुल स्वस्थ थी बेटी को जन्म देने के बाद। तो डेविड वेरा ने अपने, बल्कि फेड्रो वेरा, माफ़ कीजिएगा, एक छोटी सी पार्टी रखी घर में बेटी के पैदा होने की खुशी में, और अपने फैमिली मेंबर तमाम क्लोज जो थे और दोस्त, उनको बुलाया। शाम को पार्टी हुई। तारीख थी 15 दिसंबर 1997। रात हुई। अब सारे लोग अपने अपने घरों को चले गए। घरों को जाने के बाद अब इस घर में जो बाकी सामान वामान था पार्टी का, सब समेटने लगे। लस ने अपने दोनों बेटों को कमरे में सुला दिया, और जो 10 दिन पुरानी उसकी बेटी थी, 10 दिन ही हुए थे पैदा हुए हुए, डेलिमार वेरा, उसको फर्स्ट फ्लोर पे ले जाकर, जिस कमरे में वो सोती थी, वहाँ उसने उसको लिटा दिया। अब नीचे आकर वो अपने हस्बैंड और एक और रिलेटिव थे, उनके साथ सारे बर्तन साफ करने लगी। करीब 15 मिनट के बाद अचानक, जब सब ये लोग नीचे थे, सफाई कर रहे थे, अचानक ऊपर से एक शोर या एक धमाके टाइप की आवाज़ सुनाई दी। सब ऊपर भागे। ऊपर भागे तो देखते क्या है कि डेलिमर के कमरे में आग लग चुकी और धुआं उठ रहा, और आग बहुत तेज है।
लस की 10 दिन की बेटी उस कमरे के अंदर थी, अपने हाथों से वो 15 मिनट पहले सुला कर आई थी। अब जब कमरे में आग वो अंदर भागने लगी, उसके पति ने, उसके एक फैमिली फ्रेंड थी, उसने उसको पकड़ कर खींचा, क्योंकि अंदर जाने का मतलब मौत, लेकिन वो चीख रही है अपनी बेटी के लिए, और आग की लपटें इतनी तेज कि अंदर जाने का मौका नहीं। तब तक फायर ब्रिगेड पुलिस को फ़ोन कर दिया गया, रो रो कर बुरा हाल। पुलिस की टीम आती है, फायर ब्रिगेड की टीम आती है, उस कमरे में कुछ नहीं बचता, सब कुछ जलकर खाक। फिर पुलिस जांच करती है तो पाती है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। अब लेकिन उस कमरे में उसकी बेटी नहीं मिली, तो फिर पुलिस ने जब छानबीन की तो उस कमरे से कुछ हड्डियां मिली। पुलिस ने उन हड्डियों को देखा और बाकी सीन ऑफ क्राइम देखा। 1 महीने के बाद पुलिस ने केस क्लोज कर दिया। इस आग को एक हादसा बताया, और साथ ही ये कि इस आग में 10 दिन की लस की बेटी डेलीमारा की मौत हो चुकी है। ये खबर और पुलिस की तरफ से कंफर्मेशन आने के बाद अब लस ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं। अपने आप को कोस भी रही है कि उसने उसको ले जाकर उस वक्त ऊपर कमरे में अकेले क्यों सुलाया। माँ अपने आप को दोष दे रही है, दोषी मान रही है खुद को, लेकिन फिर भी उसे यह है कि नहीं, मेरी बेटी मर नहीं सकती। इतना ऊपर वाला पत्थर दिल नहीं हो सकता कि मेरी बेटी को मुझे दे और 10 दिन के अंदर छीन ले। रोती बिलखती चीखती, और अपने पति, तमाम रिश्तेदार जो आते हैं उसको समझाने के लिए, वो उनके ऊपर चीख पड़ती और कहती कि नहीं, मेरी बेटी का मातम मत मनाओ, मेरी बेटी जिंदा है। धीरे धीरे लगा एक बेटी की मौत हुई, माँ के दिल में सदमा है कि शायद समझने और समझाने से वक्त के साथ ये जख्म भर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लज अपनी बेटी को भूलती नहीं, और लगातार कई बार वो पुलिस के पास चली गई कि आप ठीक से जांच कीजिए, मेरी बेटी जिंदा है। पुलिस वाले कहते हैं मैं कैसे करूं, कमरे से हड्डियां मिली है, आग इस तरीके की थी, किसी के बचने की उम्मीद नहीं है। अब पति भी धीरे धीरे परेशान होने लगा। फेड्रो वेरा को लगा कि उसकी बेटी की वजह से उसकी बीवी की दिमागी हालत अब खराब होती जा रही है। अब जब भी वो बेटी की बात करती, दोनों पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो जाता। धीरे धीरे ये झगड़ा और बेटी की मौत की ये जो उसके दिल दिमाग में बैठ गई थी एक माँ के, रिश्ते इतने खराब हुए कि फेड्रो वेरा ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। लस के ऊपर वैसे ही गम का पहाड़ था, लेकिन अब उसे लगा कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, ये अपनी बेटी की इस मौत के सदमे से उबर नहीं पा रही, और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें घर में हो रही हैं। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। तलाक के बाद अब वो अपना अलग रहने लगा, लेकिन लज अब भी अपने दोनों बेटों के साथ रह रही है, और पति उसका आता भी। और उसके पति के जो रिलेटिव थे, माँ बाप, पेरेंट्स, भाई बहन, उन सब के साथ भी रिश्ते बहुत अच्छे थे। मतलब बेशक पति पत्नी में डिवोर्स हो गया, लेकिन दोनों फैमिली में मोहब्बत उतनी ही थी। वो लोग भी आते, उसके दोनों बेटियों के दादा दादी भी आते, घर में मिलते, बल्कि खुद वेरा भी आता, उसका हस्बैंड पेड्रो का, वो भी मिलता। एक दोस्त की तरह थे, लेकिन डिवोर्स हो चुका था। धीरे धीरे वक्त बीता, 6 साल बीत गए। 1997 का ये इंसिडेंट था, और उसके बाद 6 साल बीत जाते हैं। बिल्कुल 2004 की शुरुआत, जनवरी का महीना, 24 जनवरी की तारीख, साल 2004। अब भी तमाम इस बीते वक्त के बावजूद एक माँ की ममता कम नहीं हुई। लज अब भी अपनी बेटी को वैसे ही याद करती, डेलीमार को, और अब भी उसे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि उसकी बेटी लौटेगी ज़रूर। वो जहाँ जाती, किसी बच्ची को देखती, उसमें उसकी बच्ची नजर आती। घर वालों को भी ये पता था कि वो भूला नहीं पाई है, वो भी वक्त के साथ उन्होंने समझौता कर लिया। 24 जनवरी 2004 को एक कॉमन फ्रेंड जो लस की भी थी और उसके हस्बैंड पेड्रो वेरा की, उनके घर में एक बर्थडे पार्टी थी। उस बर्थडे पार्टी में लस को जाना था, क्योंकि उसके इन लॉस के रिलेटिव थे क्लोज, वो पहुंच गई। अब वहाँ सारे लोग बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन लस खामोश, उदास, क्योंकि अब भी वो खुशी कोई नहीं मना पा रही थी। भीड़ में भी होती तो तन्हा होती। तो उसी तरीके से उदास गुमसुम बैठी थी, पार्टी चल रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र एक बच्ची पर पड़ती है। वो बच्ची बैठी हुई थी बर्थडे पार्टी में, किसी की डॉटर होगी,
लस ने उसकी तरफ देखा, फिर एक दो बार इधर उधर ध्यान गया, फिर उस बच्ची की तरफ ध्यान गया, उसने उसको देखा। अब वो उस बच्ची को बहुत ही मतलब गौर से देख रही है और धीरे से उसके करीब गई। जैसे ही करीब गई तो उसे देखकर बच्ची मुस्कुरा उठी। जब वो मुस्कुराई तो लस को लगा कि इस बच्ची के साथ उसका कोई नाता है। फिर उसने गौर से देखा उस बच्ची को। अचानक उसके दोनों गालों पर लस की नज़र पड़ी और उसने देखा कि उसके दोनों गालों पर हंसते हुए ठीक वैसे ही डिंपल पड़ रहे हैं जैसे उसके दोनों बेटों के गाले पर डिंपल है, गाल पर हूबहू। उसे लगा ये क्या। अब अचानक उसने अपनी 10 दिन की बेटी को याद किया और तब उसने कहा भी था कि हमारे दोनों बेटों की तरह हमारी बेटी के भी गाल पर डिंपल है और हम इसको आगे चलकर मूवी स्टार बनाएंगे, इससे मॉडलिंग कराएंगे, ये बातें होती थी। अब जब उसने देखा सेम गालों के डिंपल का स्टाइल वही जो दोनों बेटों का है, बेटी मुस्कुरा रही है, उसको छूने से उसको कुछ एहसास हो रहा है। उसने पूछा कि ये किसकी बेटी है। जो मेहमान बैठे थे उनमें से अचानक ने एक महिला की तरफ इशारा किया, कहा ये कैरोलिन की बेटी है। अब उसने जैसे ही ये नाम सुना और कैरोलिन की तरफ देखा, अचानक लस के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा कि ये कैरोलिन की बेटी कैसे हो सकती है। और फिर 6 साल पुरानी उसको कुछ चीजें याद आने लगी। उसे याद आया कि जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन कैरोलिन भी घर पर थी और कैरोलिन अपना बैग या पर्स उसकी बेटी के कमरे में छोड़ गई थी। और जब पार्टी खत्म हुई तो लोग जाने लगे तो फिर वो उस कमरे में गई थी जिस कमरे में पर्स वो रखकर भूल गई थी और तब वो अपनी बेटी को उस कमरे में सुलाकर नीचे आ चुकी थी। तो इसके बाद आखिरी जो शख्स उस कमरे में गई थी वो कैरोलिन थी, एक फैमिली फ्रेंड। अब उसे लगा कि कैरोलिन की अगर बेटी हुई तो हम सबको पता क्यों नहीं चला। उसने 2-3 लोगों से पूछा, सबने कहा कि हमें कुछ पता नहीं। अब उसे डाउट हुआ, बेटी का चेहरा देखकर लग रहा कि ये मेरी बेटी है, पर करे क्या। अच्छा, इस दौरान में उसने बहुत सारी ये सब फिल्में, साइंस फिक्शन ये सब देख चुकी थी। वहाँ पे जो बच्चे थे कुछ बबलगम च्युइंगम खा रहे थे। उसने एक च्युइंगम चुपचाप उठाया और उस बच्ची के बाल में लगा दिया और फिर अचानक उसने कहा, जो बैठे हुए थे, कह रहे थे बबलगम लग गया, च्युइंगम लग गया इसके बाल में, तो हटा देती हूँ। और उस च्युइंगम के ज़रिए उसने 5 बाल उस बच्ची के खींच लिए। उसे एक नैपकिन में रखा, उस नैपकिन को एक पॉलीथीन में रखा और फिर अपने बैग में रखा और थोड़ी देर बाद वहाँ से निकल गई। निकलने के बाद अगले दिन सुबह सबसे पहले वो पुलिस स्टेशन पहुँचती है और कहती है कि देखिए मेरी बेटी ज़िंदा है और एक बच्ची को मैंने देखा और मुझे यकीन है वो मेरी बेटी है। मैं उसके कुछ बाल चुपचाप लेकर आई हूँ और मुझे पता है कि अगर डीएनए होगा तो ये साबित हो जाएगा। वो पुलिस वाले लस को जानते थे क्योंकि उसकी मौत के बाद उसने बहुत थाने के चक्कर काटे थे और उन्हें लगा था कि ये कुछ नहीं है, एक माँ की मोहब्बत है जो बार बार चली आती है, वरना वो जिंदा नहीं है। जब पुलिस वालों ने सुना, उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते, डीएनए किसी का यूं ही हम नहीं करवा सकते जब तक इसके लिए कोई हमारे पास सबूत ना हो, कोई ऊपरी आदेश ना हो। वो कहती रही कि इससे मेरी बेटी का जो की पहेली है वो सुलझ जाएगी, लेकिन पुलिस वालों ने मना कर दिया। पुलिस वालों ने कहा, हम इतना कर सकते हैं आपके शक को दूर करने के लिए कि हम इसका बर्थ सर्टिफिकेट मंगा सकते हैं इस बच्ची का। प्लस ने कहा ठीक है, मंगा लीजिए। पुलिस की एक टीम पहुंची, उसने कहा इस बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। कैरोलिन ने खुशी खुशी वो बर्थ सर्टिफिकेट दे दिया। उस बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक उस बच्ची का जन्म 1998 में हुआ था, 6 जनवरी 1998, और 6 जनवरी 1998 के हिसाब से इधर जो लस ने अपनी बेटी को पैदा किया था तब वो तारीख थी 5 दिसंबर 1997। तो इसका मतलब है कि लस की मौत के लगभग महीने 1.5 महीने बाद इस बच्ची का जन्म हुआ था तारीख। अब जब बर्थ सर्टिफिकेट देखती है लस तो उसे लगता है कि अब तो पक्का गड़बड़ है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ वही मिल रहा है, लगभग थोड़े बहुत आगे पीछे। वो पुलिस वालों से कहती है कि देखिए एक बार डीएनए करा लीजिए। पुलिस की टीम मानती नहीं है। अब वो इधर उधर भटकती है, लेकिन उसके पास कोर्ट में केस करने और इसके लिए पैसे नहीं थे। अपने एक्स हस्बैंड से मदद मांगती है। पूरा परिवार को यही है कि इसके दिमाग में इसकी बेटी है और कुछ नहीं है, वहम है। सब मना कर देते हैं कि देखो पैसे देने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम खामखा शक कर रही हो, किसी और की बेटी को अपनी बेटी बता रही हो,
तुम्हारी बेटी इस दुनिया में नहीं है, इस हकीकत को एक्सेप्ट कर लो। लफ्ज़ मानने को तैयार नहीं, वो उससे में निकलती है, सोचती है कहाँ से पैसे लाऊं। इसी दौरान उसे एक उसका दोस्त बताता है कि जो हमारे यहाँ लीडर है, इस शहर के एक नुमाइंदे हैं, वो बड़े अच्छे इंसान हैं, तो अगर वो कह दें पुलिस को या फिर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जनरल को, तो शायद तुम्हारा बेटी का केस रीओपन हो सकता है। अब उसने उस पॉलिटिशियन से मिलने की कोशिश शुरू कर दी। वो बिजी आदमी, कभी आता कभी नहीं, कई दिन इंतज़ार करती रही और आखिरकार उस पॉलिटिशियन के जो पीए उसने बताया कि एक लेडी है लज नाम की और आपसे मिलने के लिए सिर्फ 10 मिनट मांग रही है और कई दिनों से चक्कर काट रही है। उस पॉलिटिशियन को रहम आ गया, उसने कहा कि भेजो उसे। वो पहुंची और उसने जाकर अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा लोग समझते हैं मेरी बेटी मर गई है, लेकिन मेरी बेटी मरी नहीं है। वो क्राइम इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से भी बताती है कि ना मेरी बेटी के राख का डीएनए हुआ, ना बाकी चीज़ें, सिर्फ चंद बोन्स मिले थे और उसी से ये हुआ कि हमारी बेटी है। लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी ज़िंदा है और एक ऐसी लड़की मुझे मिली है जिसका मैंने सैंपल मिलाया। अगर डीएनए हो जाएगा तो कम से कम मुझे यकीन हो जाएगा, फिर मैं कभी इन चीज़ों के पीछे नहीं भागूंगी। मुझे यकीन हो जाएगा कि मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी ज़िंदा है। 1.5 घंटे तक 10 मिनट का वक्त लिया था उस नेता ने लस की बात सुनी और 1.5 घंटे बाद उसे यकीन हो गया कि एक माँ के दिल की आवाज़, ये झूठ नहीं बोल रही है, ढोंग नहीं कर रही है, इसकी बातों में सच्चाई है। फिर उन्होंने ये भी सोचा कि हो सकता है ये गलत भी हो, तो इसको इस तरीके से गलत नहीं साबित करें कि इसके मुंह पे मना कर दें कि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है या तुम सोच रही हो पुलिस सब सही कर रही है। उन्होंने कहा नहीं, अगर गलत भी है तो फिर इसे मेडिकली इसके सामने एक रिपोर्ट रख दी जाए ताकि फिर उसे एहसास हो जाए और वो सब्र कर ले कि उसकी बेटी नहीं है, वो मर चुकी है। ये सोचकर उस पॉलिटिशियन ने उससे वादा किया, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद उस पॉलिटिशियन ने वहाँ के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जनरल जो है फिलाडेल्फिया सिटी के, उन तक पहुँचे लस को लेकर और जाकर उन्हें पूरी कहानी सुनाई। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जनरल ने भी एक माँ की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा ठीक, आप ये सबूत दीजिए। वो अब भी वो 5 बाल अपने पास रखे हुए थे उस बच्ची के। उसने सैंपल अटॉर्नी जनरल के दफ्तर को दी। उस सैंपल को डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जनरल के हुक्म पर फॉरेंसिक लैब भेजा गया। डीएनए की रिपोर्ट आई। जब डीएनए की रिपोर्ट आई, हर कोई चौंक उठा। वो बच्ची लस की ही बेटी थी जो 6 साल पहले मर चुकी थी उस घर में आग लगने की वजह से। अब जैसे ही डीएनए रिपोर्ट आई, फौरन अटॉर्नी जनरल के आदेश पर एक पुलिस की टीम कैरोलिन के घर पहुंचती है। लेकिन कैरोलिन को इस डीएनए जांच की बात पता चल चुकी थी। वो घर से गायब। पुलिस इधर उधर ढूंढती है, वो काफ़ी इधर उधर भटकती छुपती रहती है। इस दौरान में जब ये डीएनए की रिपोर्ट आनी थी और जब ये डीएनए हुआ तो कैरोलिन के भी सैंपल लिए गए और लस के भी। तो उस वक्त कैरोलिन को अंदाज़ा हो गया था कि ये मामला जांच में चला गया। तो उसी के साथ पुलिस ने एक और काम किया अटॉर्नी जनरल के ऑर्डर पर कि जब तक डीएनए की रिपोर्ट नहीं आ जाए, ये बच्ची जो 6 साल जिसकी उम्र है, ये एक सरकारी एक ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है, वहाँ पे रहेगी कस्टडी में। और जब फैसला हो जाएगा तब बच्ची को किसको सौंपना है उसको सौंप दिया जाएगा। तो बच्ची ना कैरोलिन के पास है ना लस के पास है, वो एक अलग जगह सरकारी एक विभाग के अंदर उसका पालन पोषण हो रहा है। लेकिन जिस दिन रिपोर्ट आई कैरोलिन गायब। डीएनए से साबित हो गया कि ये लस की बेटी है। उसकी बेटी को माँ को सौंप दिया गया, लस को। जब ये बात पता चली, पूरा परिवार, लस के ससुराल, उसका हस्बैंड, उसके तमाम लोग जो अब तक उसकी दिमागी हालत को लेकर बात करते थे, वो सब बेइंतहा खुश। और लस अपनी बेटी को पाकर बेइंतहा खुश उसको लेकर घर आती है। इधर पुलिस तलाश कर रही है कैरोलिन को। कैरोलिन पकड़ी जाती है। पकड़ने के बाद पुलिस उससे कहानी पूछती है, फिर वो अपनी कहानी बताती है। कैरोलिन 2 बच्चों को जन्म देती है और इत्तेफाक से दोनों बच्चों की मौत हो जाती है। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे कुछ माँ बनने के जो भी चीज़ें होती हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है।
तो शायद वो मां न बन पाए। कैरोलिन को एक बच्चा चाहिए था। जब 15 दिसंबर 1997 को लज ने अपनी बेटी के जन्मदिन पर, उसके पैदा होने पर एक पार्टी रखी डेलीमार वेरा, तो फिर कैरोलिन भी पहुंची थी। वहाँ गई, उसने पहली बार डेलीमार वेरा को देखा, उसकी आंखें, उसके नैन नक्श उसको बहुत पसंद आए। फिर अचानक उसे ख्याल आया कि वो कभी माँ नहीं बनेगी। उसी वक्त उसने एक प्लान किया, वो पार्टी में रही। इसके बाद उसने चुपचाप अपना पर्स ले जाकर डेलीमार के कमरे में रख दिया। फिर नीचे आई, सब लोग अपने मस्त थे। फिर ये नज़रें बचाकर चुपचाप ऊपर जाती है, सोई हुई डेलीमार को उठाती है। उठाने के बाद अपनी बाहर पार्क में उसने कर रखी थी कार, उसमें ले जाकर रख देती है। फिर घर के अंदर आती है उसके बाद सबसे मिलती है और फाइनली बाय करती है और चली जाती है। डेलीमार को उसने पहले ही कार में रख दिया था और जाने से पहले वो उस कमरे में आग लगा लेती है। आग इस तरीके से लगाया था कि ये धीरे धीरे कमरे में आग फैलेगी। तो उसने लगाया, उसके बाद 5 मिनट के बाद फिर चिंगारी शोला बनेगा, उस हिसाब से उसने आग की प्लानिंग की। और जब वो निकली उसके बाद आग लगी और आग की तरफ सबका ध्यान गया। उसके बाद वो उसकी बेटी को लेकर अपने घर जाती है, फिर वहाँ से निकल लेती है। और इन 6 सालों में वो किसी भी अपने क्लोज रिश्तेदार और बाकी को अपने घर नहीं आने देती। घर आते भी तो उस कमरे में नहीं जाने देती जहाँ डेलीमार की वो परवरिश कर रही थी। कैरोलिन भी उसे एक बेटी की तरह पालना चाहती थी। और वो जब बड़ी होने लगी जैसे जैसे, तो उसका ड्रीम था कि जब ये बड़ी होगी तो इसको एक्टिंग सिखाएंगे, इसको मूवी में काम दिलाएंगे, इसको सीरियल में काम दिलाएंगे, इससे मॉडलिंग कराएंगे। ये उसका सपना था और बस इसीलिए उसने ये पूरी साजिश रची। लेकिन कमाल और सैल्यूट उस लस को, डेलीमार की माँ को, जिसने पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक यकीन नहीं किया कि उसकी बेटी मर चुकी है। और उसका यकीन सच्चा था, यहाँ तक कि इसी वजह से उसके पति ने उसको डिवोर्स दे दिया, लेकिन फिर भी सच्चा था। हालांकि पति कभी लौट कर फिर नहीं आया। लज ने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी। आज 20 साल हो गए, करीब 26 साल की उसकी बेटी डेलीमार हो चुकी है और उसने कई सारे ऐड में काम किए, कुछ मूवी के ऑफर मिले, कुछ नॉवेल उसके ऊपर हुए और एक मूवी बनी भी। आज खुश है, खुशहाल है और लज और उसकी बेटी दोनों साथ हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि एक माँ की ममता, एक माँ का यकीन अमूमन गलत नहीं है। और ये वो माँ ही थी पूरी दुनिया में इकलौती, जिसे कभी यकीन नहीं था एक पल के लिए भी कि उसकी बेटी की मौत हो चुकी है। और सच में उसका यकीन सही था, उसकी बेटी जिंदा थी। तो ये थी आज की कहानी। कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज आरुषि यादव, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आरुषि। और ये भेजा है रजनी और अमन यादव जी ने, इन दोनों की बेटियां हैं आरुषि। नमिता, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नमिता जी। और ये भेजा है रोहन प्रांजपे ने, रोहन जी की वाइफ नमिता हैं। साथ ही अंजनी अवारे, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अंजनी। और ये ओगनेल अवारे जी की पत्नी है। साथ ही अजय यादव का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अजय। और ये भेजा ध्रुव यादव ने है। धनुष वाघ, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे धनुष। और भेजा है शरद ने। इसके अलावा प्रियांशु पॉल, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे प्रियांशु। और भेजा है ये सरस्वती और शुभांकर पॉल ने, दोनों के बेटे हैं प्रियांशु। सीमा रानी दास का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सीमा जी। और ये भेजा है रोहित साहा ने। इसके अलावा मुकुंद भारतीय, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने 9 मिलियन के लिए किया, तो थैंक यू आपका भी, एंड पूरी क्राइम फैमिली का भी। शुरू में ही मैं आप लोगों को इसके लिए शुक्रिया भी अदा कर चुका हूँ। इसके अलावा प्रतुष मिश्रा, प्रतुष मिश्रा ने लिखा कि क्या आपने स्कूप सीरियल देखा और उसमें जो रिपोर्टर के बारे में दिखाया गया कि रिपोर्टर अपने टिप या सोर्स के बारे में नहीं बताते हैं, क्या यह सच है? बिल्कुल सच है। एक रिपोर्टर को फोर्स भी नहीं कर सकते, कानून भी नहीं, अदालत भी नहीं, कि मेरी इस स्टोरी का सोर्स क्या है, कौन है। ये बाकायदा है, कई ऐसे फैसले आए कोर्ट के। क्यों? इसलिए कि फिर उस सोर्स की भी जान को खतरा हो सकता है। तो रिपोर्टर, एक अच्छा रिपोर्टर कभी अपना सोर्स नहीं बताता, ये फैक्ट है।
और ये क्योंकि ट्रस्ट का गेम होता है। अगर उसे पता चल गया कि आप कभी फंस गए या आपके ऊपर आफत और शामत आ गई और आपने मुंह खोल दिया, तो कभी कोई आपका सोर्स बनेगा नहीं, आपको स्टोरी देगा। तो सोर्स वो होता है जिसे पता है कि ये इसकी जान भी चली जाए तो भी ये मुंह नहीं खोलेगा, तो फिर ऐसे लोग सोर्स बनते हैं। इसके अलावा आनंद मानकपुरी, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। साथ ही स्वाति रोशन जी रायपुर में एक स्कूल में टीचर हैं और इन्होंने पूछा है, बल्कि किसी बच्चे ने इनके स्कूल में इनसे पूछ लिया था कि मीडिया जो है वो आम लोगों की रोज़मर्रा से या उनसे जुड़े हुए मसले और प्रॉब्लम की स्टोरीज क्यों नहीं दिखाती, और जो बेकार की चीज़ें हैं या बड़े बड़े शहरों की बड़े बड़े स्कैंडल, बड़ी बड़ी शादियाँ जैसे अभी अंबानी फैमिली में हुई, इन्हीं सब चीज़ों को या कायदे से कहे खुलकर तो इन्हीं तमाशों को ज़्यादा क्यों दिखाती है, वजह क्या आखिर मीडिया का ऐसा करने का। तो स्वाति रोशन जी ने कहा था कि आपसे ईमानदारी की जवाब की उम्मीद रखती हूँ, तो बहुत ईमानदारी से मैं आपको स्वाति जी और आपके स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा, सब टीआरपी का खेल होता है। एक छोटे शहर में एक छोटी अननोन स्टोरी जिसे कोई जानता नहीं हो, जहाँ कोई रीच नहीं, यहाँ की टीआरपी नहीं, जहाँ किसी बड़ी कंपनी का ऐड आ भी जाए तो उस गांव में उस प्रोडक्ट को कोई ख़रीदने वाला नहीं, तो फिर वहाँ पे क्यों दिखाया जाए। लेकिन यही मीडिया है कि कोई मसाला हो, बड़े घराने के हों, कुछ बड़े घराने में क्राइम हो गया हो, स्कैंडल हो गया हो, आप देखिए लगातार चलेगा। लेकिन किसी गांव में गैंग रेप या रेप हो जाए, कोई भूख से मर जाए, किसी का दाखला नहीं है, नौकरी नहीं है, घर में राशन चूल्हा नहीं है, और वो पूरा फैमिली जो है सामूहिक जान दे दे, ऐसी खबरें के लिए कोई जगह नहीं है नेशनल मीडिया में। शायद ही कभी कभार आ जाए। तो हकीकत यही है, सब टीआरपी का खेल है, और ज़्यादा सच से कहूँ तो सब बिजनेस का भी खेल है, यही सच है। प्रतीक ब्रह्मपारकर, इन्होंने कहानी की फरमाइश की, एंड थैंक यू सो मच प्रतीक भाई मेल के लिए। इसके अलावा अभिषेक कुमार, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। साथ ही रोहित बिस्वा, ये कालिम्पोंग वेस्ट बंगाल से हैं, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की, मैं ज़रूर जल्दी सुनाता हूँ। तो कहानी में आज इतना ही है। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको इस कहानी से शिकायत है तो हमारी मेल आईडी पर मेल करें, हम इस कहानी को चैनल से डिलीट कर देंगे। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, पर हमारा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ेगा। धन्यवाद।